हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम बात करने वाले हैं ब्रेटन साइकिल की डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो ब्रेटन साइकिल की पूरी डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ब्रेटन साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो देखिए, ब्रेटन साइकिल में ना 4 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कंप्रेशन। फिर उसके बाद पहली होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और फिर दूसरी होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, तीसरी होती है आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, और हमारी चौथी प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हमारी ब्रेटन साइकिल के अंदर होती हैं। तो चलिए पहले इनका डायग्राम बनाते हैं कि पीवी डायग्राम और टीएच डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो देखिए, अगर आप पीवी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर ये पी ये वी, अगर आप यहाँ पर पीवी डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है पहला कौन सा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किस तरीके से बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि 1 से 2। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर है तो इस तरीके से बनेगा क्योंकि प्रेशर की लाइन पे कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा कैसे बनेगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 3 4। और चौथा कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इस तरीके से। तो ये जो है कुछ इस टाइप का पीवी डायग्राम इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। यहाँ से हमारा हीट जो है हीट एडिशन हो रहा है और यहाँ से हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसका टीएच डायग्राम बनाते हैं। मैं आपको टीएच डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा देता हूँ कि टीएच डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, टीएच डायग्राम में आपको पता है पहला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। ठीक है, पहला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो आइसेंट्रोपिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से बनेगा 1 से 2। फिर क्या लिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कुछ इस तरीके से कर्व के रूप में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 3 वाला। फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 3 से 4 इस तरीके से होगा क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसेंट्रोपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, 4 से 1 आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, कुछ इस टाइप से जो है इसका डायग्राम टीएच डायग्राम बनता है। आपको पता है कि हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो हीट एडिशन 2 से 3, हीट रिजेक्शन 4 से 1। क्लियर? तो ये चीज़ आपको इसके डायग्राम बनाने आने चाहिए कि पीवी और टीएच डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आपको पता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सिंपल इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा वर्क डन हमें मिलेगा। यानी कि वर्क डन कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, 3 से 4 की प्रोसेस में, डब्लू। ठीक है, डब्लू या डब्लू टी कह लीजिए, टरबाइन वर्क जो हमें मिल रहा है वो हमें 3 से 4 के प्रोसेस में मिलेगा। क्लियर? अब देखिए, अब इसकी डेरिवेशन के बारे में आगे चल के बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, पहला कौन सा प्रोसेस है, पहली है हमारी आइसेंट्रोपिक हीट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यही तो बताए थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हमारा क्या होगा, हीट सप्लाइड की बात करते हैं। हीट सप्लाई हीट सप्लाई कहाँ पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही थी। ठीक है, प्रोसेस नंबर 2 से 3 आपको पता था। तो जो डी क्यू होगा हमारा, डी क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, या मान लीजिए इंथैल्पी लिख लेंगे आप, डी एच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम सी पी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर तो सी पी इंटू 2 से 3 पे हो रहा है तो T3 माइनस के T2 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 2 और 3 के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो जो Q हो जाएगा हमारा, Q इन लिख सकते हैं, जो हमारी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, H3 माइनस के H2। क्लियर? तो
तो ये हो गया हमारा क्यू इन। अब बात करते हैं कि हीट रिजेक्शन कितना होगा। हीट रिजेक्शन कितना होगा, तो हीट रिजेक्शन हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, ठीक है। तो डी क्यू बराबर डी एच बराबर एम सी पी, ये कौन से H4 और H1 में हो रहा था, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे T4 और T1 आ जाएगा। तो डी आउट जो क्यू आउटलेट हो जाएगा, जो आउट हो रही है हीट, वो हो जाएगा कितना, H4 माइनस H1। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा हीट रिजेक्शन। अब बात करते हैं कि टरबाइन का वर्क कितना होगा, WT। तो WT आपको पता है किस पर हो रहा था, आइसेंट्रोपिक हो रहा था, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, इंथैल्पी चेंज भी कह सकते हैं, यानी कि 3 से 4 हो रहा था तो H3 माइनस के H4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम और इसको क्या लिख सकते हैं, MCP T3 माइनस T4, ये भी लिख सकते हैं। चौथा, जो हम वर्क डन दे रहे हैं, वर्क क्या दे रहे हैं, कंप्रेसर के द्वारा, ठीक है, कंप्रेसर के द्वारा, यानी प्रोसेस 1 से 2 में जो दे रहे थे वो कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1। क्लियर। तो ये चारों के चारों आपको निकल आए, कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। हीट इन निकल आया, आउट निकल आया, वर्क डन निकल आया, टरबाइन का और कंप्रेसर का निकल आया। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमें नेटवर्क निकालना है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। अब देखिए नेटवर्क निकालते हैं। नेटवर्क, तो आपको पता है कि नेटवर्क कितना होता है, नेटवर्क होता है हमारा जितना हमें टरबाइन से मिला है उसमें से अगर हम कंप्रेसर का वर्क डन घटा दें, यानी कि जितना हमें मिला है उसमें से देने वाला वर्क डन जो है घटा दें, तो वो हमारा नेटवर्क हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है वो क्यू इन माइनस के क्यू आउट का डिफरेंस होता है, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, और एफिशिएंसी आपको पता है क्या होता है, एफिशिएंसी होता है हमारा नेटवर्क बटे क्यू इन, ये भी आपको पता है, नेटवर्क बटे क्यू इन। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 1 माइनस क्यू आउट बटे क्यू इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये लिख लिया, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू आउट, मैंने आपको बताया था क्या था, MCP T4 माइनस T1, और जो क्यू इन है वो मैंने आपको क्या बताया था, MCP T3 माइनस T2। MCP से MCP कट गया तो एफिशिएंसी क्या बची, 1 माइनस T4 माइनस T1 बट्टे T3 माइनस T2। क्लियर। अब देखिए, एफिशिएंसी को और हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, और इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T1 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, T1 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो T4 बट्टे T1 माइनस 1 बचेगा ऊपर, और नीचे T3 अगर सॉरी T2 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, T3 अपॉन T2 माइनस 1, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख दूंगा तो क्या हमारा ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए, आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। और एंट्रोपी जब कांस्टेंट रहती है तो T2 अगर जैसे प्रोसेस 1 से 2 बात करें, 1 से 2 बात करें तो क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। यानी कि ये होता है, आपको पता है पीवी की पावर गामा इजक्वल टू कॉन्स्टेंट रहे होता है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोसेस 1 से 2 बात कर ली, अगर हम प्रोसेस 3 से 4 बात करें, प्रोसेस 3 से 4 बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 से 2 प्रोसेस थी वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन थी, और प्रोसेस 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन थी, ठीक है। तो 3 से 4 बात करेंगे तो T3 बट्टे T4 बराबर P3 बट्टे P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाती है। क्लियर।
अब आपको पता है कि P2 और P3 मैंने आपको बताया था क्या, देखिए PV डायग्राम आपको याद हो तो PV डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रेशर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 2 और 3 जो प्रेशर है वो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि P2 बराबर है P3 के और P1 बराबर है P4 के। क्लियर, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे और क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये चीज़ सिंपल समझ में आ गई होगी आपके कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि P2 बराबर है P3 के, P1 बराबर है P4 के, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि P2 अपॉन P1 जो है, P2 अपॉन P1 या P3 अपॉन P4 जो है वो क्या है, प्रेशर रेशियो है, यानी कि प्रेशर रेशियो RP है, प्रेशर रेशियो है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर रेशियो है यहाँ पे अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को समझिए। तो देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं कि T4 जो हो जाएगा, T4 अपॉन T1 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, T3 अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 हो सकता है, तो इसी तरीके से T4 अपॉन T1 जो हो जाएगा T3 अपॉन T2 के इक्वल हो जाएगा। अब ये समझिए कैसे हुआ, तो देखिए मैं इसको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था T2 अपॉन T1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा के बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि P2 जो है P3 के बराबर है, P2 है P3 के बराबर है, तो हम यहाँ पे P2 की बजाय पे P3 भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे P3 लिख दिया। ऐसे ही T3 अपॉन T4 जो है P3 अपॉन P4 की गामा माइनस 1 अपॉन गामा के बराबर है। मैंने आपको बताया P1 बराबर P4 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये टर्म जो है इस टर्म के बराबर हो गया, तो ये वाला टर्म क्या इस टर्म के बराबर नहीं हो सकता, तो वही रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपको ये रिलेशन याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको पहले, आप अपने नोट्स में देखिए मैंने आपको लिखवाया था कि एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T1 कॉमन ले लिया था, तो T4 अपॉन T1 माइनस 1 बटे T2 कॉमन ले लिया था, तो T3 माइनस T अपॉन T2 माइनस 1 ये लिया था। अब देखिए यहाँ पे कि T4 अपॉन T1 जो है, T4 अपॉन T1 जो है T3 अपॉन T2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये कट सकता है, कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, एफिशिएंसी बराबर बची 1 माइनस T1 अपॉन T2। क्लियर, आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब क्या करना है, इस रिलेशन का आगे इसको इसको समझना है। एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T1 अपॉन T2 बचा था। अब क्या करना है कि T1 को नीचे ले जाना है, 1 माइनस 1 अपॉन, इसको नीचे ले गए तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, अब T2 अपॉन T1 को मैंने आपको बताया था कि क्या और क्या लिख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 जो होता था P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा होता था। सिंपल, तो एफिशिएंसी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे प्रेशर रेशियो आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये जो है रिलेशन निकल के आता है हमारा ब्रेटन साइकिल का। ब्रेटन साइकिल का के लिए जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है थर्मल एफिशिएंसी का, वो हमारा ये होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ याद रखिए कि अगर थर्मल एफिशिएंसी अगर हमें इंक्रीज़ करनी है तो हमारे कौन कौन से फैक्टर इंक्रीज़ होने चाहिए, तो देखिए किस किस पे डिपेंड है, प्रेशर रेशियो पर डिपेंड है और गामा पर डिपेंड है। सिंपल सी बात है, तो अगर हमारा गामा बढ़ेगा तो भी हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हमारा अगर प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, गामा बढ़ेगा तो भी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें, एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए एफिशिएंसी और जो प्रेशर रेशियो है, ठीक है, एफिशिएंसी प्रेशर रेशियो जो है इसके बीच एक ग्राफ बनता है, जिसमें जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ये जो है ये वैल्यू होती है गामा की, तो गामा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाती है, जैसे यहाँ मान लीजिए 1.4 है, यहाँ पर 1.6 है,
1.67 मान लीजिए, इस तरीके से है। तो जैसे जैसे गामा की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है तो वो एफिशिएंसी भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जाती है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी जो है प्रेशर रेशियो और गामा के साथ साथ हमारी एडियाबैटिक इंडेक्स के साथ में इंक्रीज़ करती जाती है। अब 1.4 आपको पता है डायटोमिक होता है, 1.6 मोनोएटोमिक होता है हीलियम के लिए, ये एयर के लिए होता है, ठीक है। ये एयर और ये हीलियम के लिए होता है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। लेकिन बस एक चीज़ याद रखनी है कि एफिशिएंसी बढ़ती है किसके साथ में, गामा और प्रेशर रेशियो के साथ में। बट एक चीज़ याद रखनी है कि इसका जो स्लोप बनता है, स्लोप, वो स्लोप कैसा होता है, डिक्रीजिंग टाइप का होता है, डिक्रीजिंग। ये स्लोप कैसा है, इस तरीके से डिक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग स्लोप हमेशा किस तरीके से होगा, इस तरीके का। तो स्लोप इंक्रीजिंग नहीं बन रहा है, डिक्रीजिंग टाइप का बनता है। तो स्लोप हमेशा याद रखिए डिक्रीजिंग, बाकी एफिशिएंसी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।